वीर सिंह ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, वन जीव अभयारण्य, वन संरक्षण से संबंधित प्रमुख आंदोलन और महत्वपूर्ण तिथियों का अध्ययन करेंगे, जो सामान्य अध्ययन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। विभिन्न परीक्षाओं में इनसे प्रश्न अवश्य बनते हैं। तो चलिए भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, वन जीव अभयारण्य, इनकी शुरुआत करते हैं। भारत में वन्य जीवों के अंधाधुंध शिकार ने उनके अस्तित्व पर संकट खड़ा कर दिया, जिसके कारण भारत सरकार सोचने पर विवश हुई कि इनके अस्तित्व को कैसे बचाया जाए। इसीलिए 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया। सबसे पहले वन्य जीव संरक्षण पे बात हुई। ये अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से भी, इसीलिए आपको याद करने का तरीका बता रहे हैं। सबसे पहले वन जीव संरक्षण की बात हुई, उसके बाद वन संरक्षण कि जिन वनों में वो जीव रहते थे उनके संरक्षण की बात हुई, फिर पर्यावरण संरक्षण और अंत में जैव विविधता। तो इनके नियमों को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बना। इसके बाद ही जितनी भी परियोजनाएं चली, चाहे टाइगर रिजर्व हो, चाहे हाथी प्रोजेक्ट हो, चाहे गैंडा प्रोजेक्ट हो, घड़ियाल प्रोजेक्ट हो, गिद्ध प्रोजेक्ट हो, डॉल्फिन प्रोजेक्ट हो, जितने भी प्रोजेक्ट हैं सभी प्रोजेक्ट वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के बाद शुरू हुए। उसके बाद ही वन्य जीवों के संरक्षण पर बात की गई। तो 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बना। फिर वन संरक्षण अधिनियम, जिन वनों में ये जीव रहते थे उनके संरक्षण की बात हुई कि जब वन ही नहीं रहेंगे तो जीव कैसे रहेंगे। तो 1980 में वन संरक्षण अधिनियम बना। फिर उस समय तक पर्यावरण की अवधारणा आ गई थी, तो 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बना। और जैव विविधता जिसकी परिभाषा WG रोसेन ने 1985 में दी, तो जैव विविधता अधिनियम 2002 ईस्वी में बना। ये महत्वपूर्ण अधिनियम है, परीक्षा के दृष्टि से लगभग सभी परीक्षाओं में आते हैं। तो वन जीव संरक्षण, सबसे पहले वन्य जीव के संरक्षण की बात हुई। उसके बाद जिस जंगल में रहते थे उस जंगल के संरक्षण की बात हुई। फिर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और फिर जैविक विविधता अधिनियम। तो ध्यान दीजिएगा इनको। अंतर्राष्ट्रीय संगठन वन्य जीव पर बहुत पहले से ही कार्य कर रहे थे। इसी में एक संगठन है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसकी स्थापना 1948 में हुई, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। इसी की एक सहयोगी संस्था WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की स्थापना 1961 में होती है। 1964 ईस्वी से IUCN लाल सूची का प्रकाशन कर रहा है। लाल सूची में जो गहन संकटग्रस्त जीव हैं उनको गुलाबी पृष्ठों पर दर्शाया जाता है। जैसे ही कोई जीव अपनी पर्याप्त संख्या में वृद्धि कर लेता है तो उनको गुलाबी पृष्ठों से हरे पृष्ठ पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। किन जीवों को विलुप्त माना जाएगा? वे जीव जो 50 वर्षों से लगातार अपने प्राकृतिक वास में देखे न गए हों। ये IUCN बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। ये सूची जारी करती है कि कौन से जीव संकटग्रस्त हैं और उनको बचाने के लिए पूरे विश्व के देश आगे आए। जैव विविधता या जैव संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, इस पे संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी काम करना शुरू किया। UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, UNEP की स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1972 में की। इसका मुख्यालय नैरोबी, जो केन्या की राजधानी है, वहाँ पे है। यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि UNEP कहाँ पे है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो नैरोबी में है, ये केन्या की राजधानी है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना जैव विविधता संरक्षण हेतु 1972 में करता है। अब जैव विविधता, जैविक विविधता
ये शब्द कैसे आए? अब पारिस्थितिकी तंत्र, तो जैविक विविधता शब्द का प्रयोग 1968 में वन्य जीव विज्ञानी रेमंड और डैशमैन ने किया। लेकिन जैव विविधता शब्द का प्रयोग 1985 में W.G. रोसेन ने किया। पर्यावरण तंत्र के जनक हैकले हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के जनक हैकले जी हैं और इसकी शब्दावली का प्रयोग A.G. टेंसले ने किया। यहाँ से भी प्रश्न बहुत बनते हैं कि जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया, तो 1985 में W.G. रोसेन ने किया। जैविक विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया, तो रेमंड तथा डैशमैन ने किया। पारिस्थितिकी तंत्र का जनक कौन है, तो हैकले हैं। इस शब्दावली का प्रयोग किसने किया, तो A.G. टेंसले है। जैव मंडल रिजर्व, जिसको बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं, 1972 में बायोस्फीयर रिजर्व की सूची UNEP यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम जारी करता है। ये प्रश्न आता है कि बायोस्फीयर रिजर्व की सूची कौन जारी करता है, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसका मुख्यालय नैरोबी में है, ये उसकी सूची जारी करता है। भारत की नीलगिरी पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। ये भी प्रश्न आया है कि भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन है, तो नीलगिरी है। चलिए भारत की प्रमुख वन्य जीव परियोजना की बात करते हैं। बाघ परियोजना, बाघों का अंधाधुंध शिकार किया गया, जिसके कारण बाघ अपने अस्तित्व के बचाने का संघर्ष करने लगे। तो हमने आपसे कहा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम सबसे पहले 1972 में बना। उसके बाद ही किसी परियोजना की भारत में शुरुआत होती है। तो बाघों के अंधाधुंध शिकार के कारण वो अपने अस्तित्व का संकट उनके ऊपर आ गया, जिसके कारण भारत सरकार सोचने पर विवश हुई। तो 1973 में बाघ संरक्षण परियोजना की भारत में शुरुआत होती है। स्वर्गीय कैलाश सांकला, जिनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, इनके नेतृत्व में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है 1973 में, जिसके तहत विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों में टाइगर प्रोजेक्ट के कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है। अब यहाँ प्रश्न बनता है कि टाइगर प्रोजेक्ट शुरुआत कब होती है, तो 1973 में। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो कैलाश सांकला कहते हैं। हाथी परियोजना, हाथी परियोजना की शुरुआत 1992 में होती है। 2010 में हाथी को राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया जाता है। एशियाई हाथियों के पिता कहे जाते हैं सुकुमार रमन। इनके नेतृत्व में हाथी परियोजना की शुरुआत होती है। हंगुल परियोजना, हंगुल हिरन है। इसकी शुरुआत 1970 में दचग्राम, जो जम्मू कश्मीर का एक राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ पर शुरू की जाती है। हंगुल परियोजना से प्रश्न काफ़ी बार बने हुए हैं। भारतीय मगरमच्छ या घड़ियाल परियोजना, ये 1975 में जो मगरमच्छ प्रजनन विशेषज्ञ हैं डॉक्टर HR बस्टर्ड के नेतृत्व में शुरुआत होती है। मगरमच्छों को बचाने की शुरुआत 1975 में की जाती है। इसके नेतृत्वकर्ता कौन है, डॉक्टर HR बस्टर्ड। समुद्री कछुआ परियोजना 1999 ईस्वी में, इसको ओलिव रिडले कछुआ कहते हैं, गाहिर माथा उड़ीसा में इसकी शुरुआत होती है। यहाँ से प्रश्न बनता है कि भारत में किस कछुए को बचाने की शुरुआत होती है, तो ओलिव रिडले। ये प्रश्न कई बार आया है कि कछुआ कौन सा है, तो ओलिव रिडले कछुआ कहाँ शुरुआत होती है, तो गाहिर माथा उड़ीसा। गिद्ध, जो पर्यावरण की म्यूनिसिपैलिटी कहे जाते हैं, साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। डिक्लोफिनेक, जो दर्द निवारक दवा है पशुओं को देने के कारण, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिरी, जिसके कारण इनके संरक्षण की बात हुई। तो 2004 में गिद्ध संरक्षण परियोजना की शुरुआत होती है। यहाँ प्रश्न बनता है कि गिद्धों की कमी का कारण क्या था, तो डिक्लोफिनेक दवा। सत्यमंगलम और मुदमलाई अभयारण्य में इनके संरक्षण की शुरुआत होती है।
हिमतेंदुआ। हिमतेंदुआ की शुरुआत 2009 में होती है लद्दाख में। गैंडा संरक्षण परियोजना, इसकी शुरुआत 1987 में काजीरंगा अभ्यारण्य से होती है। गैंडा को उनके कुछ दवाओं के कारण लोग उनकी बहुत ज़्यादा शिकार करने लगे, जिसके कारण गैंडे का अस्तित्व खतरे में आ गया, जिसके पश्चात 1987 में गैंडा संरक्षण परियोजना की शुरुआत होती है काजीरंगा अभ्यारण्य से। अब यहाँ प्रश्न बनता है कि कौन सा अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, तो काजीरंगा गैंडे के लिए प्रसिद्ध। ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है। डॉल्फिन संरक्षण, डॉल्फिन को गंगा में सूंस भी कहते हैं। 2009 में डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया और इनके संरक्षण की बात शुरू हुई बुलंदशहर में। गढ़मुक्तेश्वर से लेकर के नरौरा तक इनका एक संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। एशियाई हाथियों के संरक्षक रमन सुकुमार और बर्डमैन ऑफ इंडिया सलीम अली जो पक्षी विशेषज्ञ थे। ये सभी प्रश्न आते हैं, इनको ध्यान से देखिएगा। भारत में कुल संरक्षित क्षेत्र: राष्ट्रीय उद्यान 102, वन्य अभ्यारण्य 515, संरक्षण रिजर्व 47 और सामुदायिक रिजर्व 4, कुल 668 संरक्षित क्षेत्र हैं। भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार में हैं। दोनों जगहों पर 9 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ये प्रश्न आता है कि सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हैं, तो मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार में। भारत में सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य अंडमान निकोबार में है। ये ध्यान दीजिएगा कि वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे ज़्यादा अंडमान निकोबार में है और सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान तो मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार में है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लेह में है। यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर हिमतेंदुओं के संरक्षण की परियोजना शुरू की गई है। देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार का साउथ बटन है। देखिए, अंडमान निकोबार के जो राष्ट्रीय उद्यान हैं वो जरूर आते हैं सुमेलित करने के लिए, या पूछा जाता है कि कौन सा इसमें अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित नहीं। इसको हम आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ से प्रश्न बनते हैं कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है। तो सबसे बड़ा है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान और सबसे छोटा है साउथ बटन। इसी तरह वन्य जीव अभ्यारण्य में सबसे बड़ा है नागार्जुन सागर अभ्यारण्य और सबसे छोटा है पेंच अभ्यारण्य। तो हम राष्ट्रीय उद्यान और वन विहार को साथ साथ देखते चलेंगे। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, जिसका पुराना नाम हेली उद्यान था। अब कुछ महत्वपूर्ण वन्य जीव केंद्र हैं जहां से प्रश्न बनते हैं। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, तो राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली में है। पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। भारतीय वन्य जीव संस्थान या भारतीय वन्य अनुसंधान संस्थान ये देहरादून में है। इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र ये देहरादून बहुत महत्वपूर्ण है। अगर भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र की बात होगी तो देहरादून में है। इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज की बात होगी तो देहरादून में है। भारतीय वन्य जीव संस्थान की बात होगी देहरादून में है, या भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की बात होगी तो देहरादून में। तो देहरादून ध्यान दीजिएगा बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय वनस्पति उद्यान कोलकाता में है। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र ये कोलकाता में है। तो भारतीय वनस्पति उद्यान और भारतीय प्राण विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र दोनों कोलकाता में है। सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं। प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली
केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान, इज्जत नगर, बरेली, उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नागपुर में है। यहाँ पर भारतीय पर्यावरण केंद्र जो है ये नागपुर में। नागपुर से बहुत प्रश्न बनता है कि भारतीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ पे है, तो ये नागपुर में है। जैव विविधता से महत्वपूर्ण कुछ तिथियां हैं, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, इसको ध्यान दीजिए। 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस, 22 मार्च विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल 1992 को रियो डी जनेरो जो ब्राज़ील की राजधानी है, वहाँ पर पृथ्वी को बचाने के लिए एक सम्मेलन किया गया था, इसीलिए 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, बहुत महत्वपूर्ण है सभी। 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में पर्यावरण संरक्षण पर एक सम्मेलन किया गया था, जिसमें निर्णय लिया गया कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाएंगे। 16 सितंबर ओजोन परत संरक्षण दिवस, 6 अक्टूबर विश्व वन्य जीव प्राणी दिवस और 26 नवंबर विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस है और 26 नवंबर विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस है। तो ये महत्वपूर्ण तिथियां हैं जिनसे काफ़ी प्रश्न बनते हैं। अब देखते हैं भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और इटावा बब्बर सफारी दो प्रमुख हैं। उत्तराखंड में बहुत हैं। जिम कॉर्बेट जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका पहला नाम हेली उद्यान है। गंगोत्री, नंदा देवी, फूलों की घाटी ये चमोली में है, ये अपने जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। और राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, तो ये 5 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में हैं। जम्मू कश्मीर सिटी फॉरेस्ट सलीम अली, जिसका नाम है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, और दचग्राम ये हंगुल मृग के लिए प्रसिद्ध है। हंगुल मृग से प्रश्न आता है कि हंगुल मृग कहाँ पर संरक्षित किए जाते हैं, तो दचग्राम राष्ट्रीय उद्यान। लद्दाख में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है जो सबसे बड़ा है, हिम तेंदुओं के लिए ये संरक्षण के लिए ये प्रसिद्ध है। कर्नाटक में बानेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान ये तितली संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। राजीव गांधी, जिसका पहले का नाम नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है, उसको अब राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। कद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, वांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये सीधा सुमेलित करने के लिए आते हैं या किस राज्य में हैं, और जो राष्ट्रीय उद्यान महत्वपूर्ण हैं, जिनकी महत्वपूर्ण विशेषता है, उनके बारे में हम बताते चल रहे हैं। केरल में अनाईमुडी राष्ट्रीय उद्यान, इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। शांत घाटी, जिसको साइलेंट वैली बोलते हैं, यहाँ से बहुत प्रश्न बनता है। शांत घाटी कहाँ स्थित है? केरल में। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? केरल में, उसी का अंग्रेजी वर्जन है। ये किस लिए प्रसिद्ध है? सर्वाधिक जैव विविधता के लिए ये प्रसिद्ध है। ये पश्चिमी घाट में स्थित है। तो यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है जहाँ पर बहुत बारिश होती है, इसीलिए शांत घाटी बहुत प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट बहुत हैं, तो वहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि बांधव राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और माधव राष्ट्रीय उद्यान ये प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश के। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में सफ़ेद बाघ के लिए प्रसिद्ध है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, इसको पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, संजय राष्ट्रीय उद्यान और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। जीवाश्म फासिल राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में है। ये प्रश्न कई बार आया हुआ है कि जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान या फासिल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है। उड़ीसा में भितरकनिका ये घड़ियाल और कछुओं के लिए प्रसिद्ध है। तो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है, बहुत प्रश्न से बनते हैं। सिमलीपाल
ये भी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। सागरमाथा, गाहिर माथा, ये ओलिव रिडले कछुए के लिए प्रसिद्ध हैं। और नंदनकानन अभ्यारण्य, ये नंदनकानन अभ्यारण्य जो है ये मगरमच्छ के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो उड़ीसा एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है जहाँ से राष्ट्रीय उद्यान और वन्य अभ्यारण्य काफ़ी मात्रा में है। ओलिव रिडले कछुए बहुत आते हैं कि सागरमाथा और गाहिर माथा में इनका संरक्षण किया जाता है। राजस्थान, जैसा कि जानते हैं कि राजस्थान बाघ के लिए प्रसिद्ध है। तो रणथंभौर, सरिस्का, दो राष्ट्रीय उद्यान ये बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध हैं। केवलादेव भरतपुर में है राष्ट्रीय उद्यान, ये पक्षी विहार है, यहाँ पर पूरे विश्व से पक्षी आते हैं। डेजर्ट मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान, ये प्रश्न बहुत बनता है, ये राजस्थान में है। अब मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, ये भी राजस्थान में है। तमिलनाडु अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्थी। अब मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी ये समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये 4 राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में हैं। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है जो अपने टाइगर प्रोजेक्ट के लिए प्रसिद्ध है। सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन का डेल्टा। और पद्मजा हिमालय राष्ट्रीय उद्यान दार्जिलिंग में है। अरुणाचल में जो प्रमुख है माओलिंग राष्ट्रीय उद्यान और नामदफा, नामदफा से कई बार, अब माओलिंग से कई बार प्रश्न आ चुका है। असम सबसे महत्वपूर्ण है, काजीरंगा और मानस, ये दोनों गैंडा संरक्षण और हाथी के लिए। काजीरंगा में गैंडा संरक्षण परियोजना की शुरुआत ही होती है और मानस गैंडा व हाथी संरक्षण दोनों के लिए प्रसिद्ध है। नामेरी और ओरांग, जिसका नाम राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। ये 4 बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान ये असम से हैं। काजीरंगा, मानस, नामेरी और राजीव गांधी या ओरांग राष्ट्रीय उद्यान। मिजोरम, मिजोरम में मार्ले राष्ट्रीय उद्यान और फांगपुई राष्ट्रीय उद्यान, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण हैं। मणिपुर में केबुल लामजाओ जो लोकटक झील में स्थित है, ये तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ से प्रश्न बहुत बनता है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? तो केबुल लामजाओ है। ये कहाँ है? ये लोकटक झील में है। ये तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रश्न यहाँ से बनता है, मणिपुर में है। त्रिपुरा में क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान और राजबाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, ये 2 बहुत प्रसिद्ध हैं। नागालैंड में एक है इंगटाकी राष्ट्रीय उद्यान। सिक्किम में खंगचंदजोंगा, जिसको कंचनजंगा, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, इसके नाम पर रखा गया है, राष्ट्रीय उद्यान है। ये बहुत बार प्रश्न आया है कि खंगचंदजोंगा कहाँ पे है? तो सिक्किम में है। इसका एक और नाम है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। मेघालय में नाकरेक से बहुत प्रश्न आ चुका है। और महाराष्ट्र में तदोवा और बोरीबिली, बोरीबिली को संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। पेंच राष्ट्रीय उद्यान ये नागपुर में है। हिमालय से ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान और पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये हिमालय से है। गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर एशियाई शेर हैं जो हम देखते हैं लगभग समाचारों में कि लोग यहाँ घूमने जाते हैं, एशियाई शेरों को देखने जाते हैं। पहले संख्या में बहुत कम थे, अब इनकी अच्छी खासी संख्या है। मरीन कच्छ का रण, यहाँ पर एशियाई गधे पाए जाते हैं जिनका प्रचार अमिताभ बच्चन करते हैं। ये गधे बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं। तो कच्छ का रण राष्ट्रीय उद्यान एशियाई गधों के लिए प्रसिद्ध है। हरियाणा में कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान और सुल्तानपुर पक्षी विहार ये प्रसिद्ध है। गोवा में भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान है। बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ये प्रश्न कई बार आ चुके हैं कि महावीर कहाँ पे है? गोवा में है। और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये बिहार में है। छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान बहुत प्रसिद्ध हैं, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ये तीनों बहुत प्रसिद्ध हैं। जैसा कि हमने बताया कि मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार दोनों जगहों पर 9 राष्ट्रीय उद्यान हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य अंडमान निकोबार है। तो अंडमान निकोबार से प्रश्न बहुत बनता है और बहुत ये कठिनाई भी प्रस्तुत करता है। तो रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान, कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान, माउंट हेरियट राष्ट्रीय उद्यान, गैलेथिया वे राष्ट्रीय उद्यान, साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, ये प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान जो अंडमान निकोबार में स्थित है।
जिसमें साउथ बटन सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। कुछ विशिष्ट तथ्य हैं। सबसे बड़े क्रम में जैव रिजर्व मंडल को रखा जाता है, जो पूरे उस क्षेत्र के जैव विविधता के संरक्षण के लिए घोषित किया जाता है। तो यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम जैव रिजर्व मंडल की सूची जारी करता है 1972 से। फिर वन्यजीव अभ्यारण्य। वन्यजीव अभ्यारण्य ये काफ़ी बड़े क्षेत्र में होते हैं। यहाँ पर जो वहाँ के लोकल निवासी होते हैं, इनको गतिविधि करने की छूट प्राप्त होती है। फिर राष्ट्रीय उद्यान। ये राष्ट्रीय उद्यान ये जीवों के संरक्षित क्षेत्र होते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार के मानवीय गतिविधि की छूट नहीं होती है। और सबसे छोटा होता है वन विहार। वन्य जीव अभ्यारण्य स्थानीय निवासियों को जंगली उत्पाद एकत्रित करने की छूट होती है। राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव संरक्षण, जंगल में किसी भी गतिविधि की छूट नहीं होती है। वृक्षों की रक्षा हेतु प्रमुख आंदोलन, जिससे प्रश्न बहुत बनते हैं, उसमें प्रमुख है चिपको आंदोलन। 1973 में चिपको आंदोलन शुरू किया गया। उत्तराखंड में चमोली जिला और गोपेश्वर गांव। चिपको आंदोलन इसलिए शुरू किया गया कि पहले उत्तराखंड बहुत हरा भरा था, लेकिन अंधाधुंध कटाई से वहाँ के पहाड़ वीरान हो गए, जिसके कारण बाढ़ आई तो बहुत ज़्यादा भूस्खलन हुआ। जबकि जब तक वृक्ष थे तब तक भूस्खलन उत्तराखंड में बहुत कम होता था। तो जिसके कारण वहाँ पर चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई। लोग पेड़ों से चिपक गए और जिसके कारण इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ा। इसके प्रमुख नेता हैं चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी, जिसमें सुंदरलाल बहुगुणा ये टिहरी बांध आंदोलन के जनक होते हैं, टिहरी बांध का विरोध करते हैं। दूसरा है इप्को आंदोलन। चिपको आंदोलन की तरह दक्षिण भारत में इप्को आंदोलन शुरुआत होती है, जिसके नेतृत्वकर्ता पांडुरंग हेगड़े हैं। इसमें भी लोग पेड़ों से चिपक जाते हैं उनके सुरक्षा के लिए, उनको बचाने के लिए। तीसरा महत्वपूर्ण आंदोलन है 1995 में, उत्तराखंड में है ये। इसके नेतृत्वकर्ता हैं कल्याण सिंह रावत। मैत्री आंदोलन। मैत्री आंदोलन 1995 में शुरू होता है, जिसके नेतृत्वकर्ता हैं कल्याण सिंह रावत। यह महिलाओं के लिए है। इसमें जिस महिला की शादी होने होती है वह बीजों को बो देती है। शादी के दिन जो पौधे बनते हैं उनको वृक्षारोपण किया जाता है। तो ये आंदोलन का रूप इन्होंने दिया, जिससे उत्तराखंड को हरा भरा होने में मदद मिली। चौथा महत्वपूर्ण एक आंदोलन है पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन, जिसकी शुरुआत गोवा और महाराष्ट्र में होती है। महाराष्ट्र सरकार क्या करती है, जंगलों को काट देती है पश्चिमी घाट के, और कागजी पूर्ति के नाम पर वहाँ पर यूकलिप्टस के पौधे लगा देती है। यूकलिप्टस जो पर्यावरण आतंकवादी हैं, सिर्फ ज़मीन से पानी सोखने का कार्य करते हैं, जिसके विरुद्ध एक आंदोलन हुआ और बाद में एक समिति गठित की गई के कस्तूरी रंगन के नेतृत्व में, और फिर वो पश्चिमी घाट बचाने के लिए उन्होंने अपना सुझाव दिया। तो ये प्रश्न बनता है कि पश्चिमी घाट बचाने के लिए कौन सी समिति गठित की गई, तो के कस्तूरी रंगन समिति। कुछ महत्वपूर्ण वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। अभी तो हमने राष्ट्रीय उद्यान देखा, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण वन्यजीव अभ्यारण्य भी देखते हैं। केरल में पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है और शांत घाटी अभ्यारण्य है। आंध्र प्रदेश में परकल अभ्यारण्य और केलामेरू पक्षी अभ्यारण्य, नागार्जुन सागर अभ्यारण्य। ये सब यहाँ से प्रश्न बनता है कि सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो नागार्जुन सागर है। उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा अभ्यारण्य चंदौली जिले में है। पश्चिम बंगाल में जल्दापारा अभ्यारण्य, कर्नाटक में रंगाथिट्टा पक्षी अभ्यारण्य। ये प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। इसी के साथ राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, महत्वपूर्ण तिथियाँ और महत्वपूर्ण जो केंद्र, ये का अध्ययन हमने किया। अब ये समाप्त होता है। नमस्कार।